दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो नवंबर के महीने में पसीना इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नंबर्स में वो इजाफा करना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लातूर में। लातूर से लगभग 5 बार विधायक, 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे थे। उनके दोनों बेटे हमारे साथ इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमित देशमुख जो कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, चौथी बार लातूर सिटी से वो मुकाबले में है, और धीरज देशमुख जो कि 1 बार लातूर रूरल से विधायक चुने जा चुके हैं। ये बताते हुए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या इस बार मुकाबला जरा अलग है, क्योंकि इस बार शिवराज पाटिल जो कि खुद भी अगर हम देखें तो लंबे वक्त तक वो सांसद रहे, लगभग 6-7 बार, उनकी बहू अर्चना पाटिल इस बार आपके साथ मुकाबले में है। ये चुनाव आप दोनों की नजर में पिछले चुनावों से क्या कितना अलग है और आपके लिए कितने कॉन्फिडेंट आप हैं? इस चुनाव में तो ये लड़ाई महायुति के खिलाफ है और महायुति ने पिछले 2.5 साल में जो काम महाराष्ट्र में किया है, पार्टियां तोड़ी हैं, विधायकों को खरीदा है, खासदारों को खरीदा है, तो महाराष्ट्र की जनता को ये पसंद नहीं आया। लोकसभा के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को 48 में से 31 सीटें महाराष्ट्र ने जितवाई हैं और इस विधानसभा चुनाव में भी मुझे ऐसा लगता है कि पिछली विधानसभा चुनाव से बहुत ज्यादा इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी आसानी से जीत दर्ज कर पाएगी। अर्चना पाटिल आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है? ये विचारों की लड़ाई है। शिवराज पाटिल की, शिवराज पाटिल साहब तो आज भी कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेसी हैं। आज वो CWC के परमानेंट इनवाइटी हैं और उनके घर में अगर किसी ने एक नया विचार अगर अपनाया है तो ये विचारों की लड़ाई है। हम हमारा विचार लेके लोगों के पास जा रहे हैं। विचारों की लड़ाई है, परिवारों की भी लड़ाई है, क्योंकि देखिए अब सवाल ये है कि आपके पिता शिवराज जी न जाने कितनी बार मतलब साथ रहे होंगे, मंत्री भी रहे थे विलासराव जी। ऐसे में जब उनकी बहू चुनावी मैदान में उतरती है तो आपके लिए कैसा होता है? ये फैमिलीज के लिए मीडिया के सामने आना या बताना या इसको थोड़ा सनसनीखेज बनाने के लिए ये लोग परिवारों की लड़ाई दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी अमित ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है जो राहुल गांधी ने लड़ना शुरू किया है बीजेपी के साथ, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा हुआ है वो महाराष्ट्र की जनता, और जो आज भी केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आज अभी ये केस जनता की अदालत में जा रहा है और 20 तारीख को जनता अपना मतदान करेंगी तो उसमें अपना फैसला तुरंत 23 तारीख को आ ही जाएगा। विचारधारा की लड़ाई क्या है? उनकी विचारधारा तो साफ है, वो कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और ये नारा बटेंगे तो कटेंगे वाला हरियाणा में चला था। इसी के खिलाफ लड़ाई है, इसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है कि ये ऐसी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में इससे पहले कभी हुई नहीं। महाराष्ट्र हमेशा एक रहा है और सारे जातियों के लोग, धर्मों के लोग इकट्ठा भाईचारे के साथ यहाँ पर रहे हैं। महाराष्ट्र ने इसको कभी कबूल किया नहीं है। अब तो ये भाजपा ने पार्टियां तोड़कर, दलों को तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन अब ये सरकार वो फिर चुनकर नहीं ला पाएंगे। हम मराठवाड़ा में इस वक्त मौजूद है, मैं बीड़ भी गई थी आज, वहां पर एक बड़े मतलब ओबीसी नेता के तौर पर गोपीनाथ मुंडे थे। मराठवाड़ा में एक सच्चाई तो है ये कि जातीय संघर्ष चल रहा है, मराठा आरक्षण की मांग हो रही है, जरांगे पाटिल ने उसके लिए ये किया, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आंदोलन हो रहा है उसके प्रतिरोध में, तो ये जातीय संघर्ष तो है ही पहले से यहाँ पर। यहाँ की सिचुएशन जो मराठवाड़ा की रही है, यहाँ के किसान हो या यहाँ के लोग हो, यहाँ पे उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल पाई हैं जो सरकार ने उन्हें देनी चाहिए थी। पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार निर्माण किए जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। यहाँ की जो समस्या है, यहाँ जमीनी की समस्या, यहाँ सोयाबीन का किसान है जो अपनी MSP चाहता है लेकिन उसको वो MSP भी नहीं मिल रही है। इस वजह से उनकी जमीनी हालत जो खराब होती जा रही है, एजुकेशन में या इस सब चीज़ों में जो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती या उतने इंस्टीट्यूशन नहीं खुल पाए, जो सरकारों को करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, इसलिए एक है। और उस पर इसके देखा जाता है कि अगर एक समाज एक आरक्षण की मांग कर रहा है और आज की ज़मीनी हकीकत है कि जो कास्ट सेंसस
होना चाहिए था, डिक्लेयर होना चाहिए था, हुआ नहीं। तो हमें आज भी नहीं पता कि जमीनी हकीकत क्या है, किसकी संख्या कैसी है और किसकी उम्मीदें क्या हैं, और उनकी आज जो जरूरतें हैं वो हम पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जरूरतें सरकार उनकी पूरी कर पाए और समाज को, सभी समाज को एक साथ ला के उनके साथ एक तरह बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकालना चाहिए। अमित जी, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए मैं आपसे पूछती हूँ, ये मराठा आरक्षण पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या आप ये कहते हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि जो 50% अभी तक लिमिट है उसमें 27% ओबीसी में, जैसे कुणबी पहले से शामिल है वैसे सभी जो मराठा है उनको आरक्षण मिले। कांग्रेस पार्टी का इसका क्या स्टैंड है? क्या ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने तो, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हमने मराठाओं को आरक्षण दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो कोर्ट में टिका नहीं। उसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई, उन्होंने भी वो आरक्षण दिया, वो कोर्ट में टिका नहीं पाया। इस बार जरांगे पाटिल इसीलिए कह रहे हैं 27%। तो मनोज जरांगे पाटिल जी को उनकी जो मांगे थी वो महायुति सरकार ने मान ली थी, ऐसा महायुति का कहना था। और मनोज जरांगे पाटिल जी का वो जो आंदोलन था उन्होंने पीछे भी ले लिया था। उन्होंने एक मेरे ख्याल से ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया था कि हमने इनकी सारी मांगे मान ली हैं, और उस ऑर्डिनेंस पे वो सजेशंस और ऑब्जेक्शंस भी वो मंगवा रहे थे। लेकिन उसके बाद महायुति ने उनका मेरे ख्याल से विचार बदल दिया, या उन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं की। तो मनोज जरांगे पाटिल जी को महायुति ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। ऑपोजिशन, जहां तक ऑपोजिशन की बात है, जो महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने तो विधानसभा में भी समर्थन दिया था। जब सरकार ने यह प्रस्ताव लाया था कि हम मराठा आरक्षण देंगे, तो हमने 1 लाइन रेजोल्यूशन कर दिया था कि हम उसको समर्थन दे रहे हैं।